के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं लक्ष्मी नारायण स्वामी, मेरे सहयोगी मनीष कौशिक के साथ आज चुनावी चर्चा में हम पूर्व जिला मंत्री विकास गुप्ता भाजपा के बात करेंगे चुनावी चर्चा में। और मेरे साथ हैं विकास गुप्ता। विकास जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मेरी छोटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विकास जी, अभी विधानसभा चुनाव सिर पर है और विधानसभा चुनाव को लेकर आप भी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि बीजेपी आपको भी क्यों टिकट दे, इसके बारे में बताएं। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि बीजेपी मुझे ही टिकट दे। नहीं, पर क्यों? आप अपने बारे में बताएं कि बीजेपी आपको किस कारणों से टिकट दे। देखिए, मेरे को एक तो बहुत लंबे समय से हो गया काम करते हुए। दूसरा, अपने सर्वे होता है, जैसे हम अपना सर्वे करते हैं, सर्वे के अंदर कुछ ऐसे मापदंड होते हैं जिनके ऊपर व्यक्ति के, कैंडिडेट के चरित्र से लेकर, व्यक्तिगत जीवन से लेकर उसके शारीरिक जीवन के बारे में पूर्ण जानकारी पार्टी जुटाती है। और पार्टी हमेशा अच्छी साफ स्वच्छ छवि के लोगों को चुनाव मैदान में उतारती है। एक तो ये कारण रहा। दूसरा, मैं पुराने समय से संगठन में काम कर रहा हूँ और मेरा अनुभव लगभग 33 वर्ष का 30 वर्ष का अनुभव मेरा पार्टी संगठन में काम करते हुए हो गया। तीसरा, तो आप ये मानिए कि पब्लिक किसके बारे में क्या बोलती है। चौथा, ये मानिए कि एक उम्र के हिसाब से पार्टी ये भी देखती है कि भाई एक ऐसा कार्यकर्ता हमें चाहिए, एक ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो हमारी पार्टी को 10-15 साल पार्टी की सेवा करे, पार्टी के विचार को आगे ले जाने का काम करे और पार्टी के विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। तो उन सब मापदंडों पर जितना मेरा अनुमान है, अभी तो पब्लिक बताएगी या पार्टी तय करेगी, उसके उत्तर प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि भी ये व्यक्ति उन मापदंडों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो मेरा दावा ये है, मैं अपने आप को उन मापदंडों पर खरा उतरता हुआ मानता हूँ, इसलिए मेरा ये मानना है कि भी पार्टी मुझे टिकट दे। इन सब चीजों को मद्देनजर, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा मेरा ये सवाल है विकास जी आपसे कि अभी आप काफी लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे हैं, आप बजरंग दल में भी रहे हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। देखिए, 1990 में मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयंसेवक बना। बाल स्वयंसेवक के नाते काम करते हुए धीरे धीरे लगातार विभिन्न संगठनों में बजरंग दल में प्रखंड संयोजक रहा। उसके बाद मैं बजरंग दल में जिला संयोजक रहा। 8-9 साल 10 साल मैंने उसमें अपना जो दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर जिला उपाध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं जिला अध्यक्ष रहा और बाद में भाजपा में जिला मंत्री के दायित्व पर रहा। और वैसे भी जैसे पंजाब में कहीं चुनाव है या उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कहीं अलग अलग चुनावों के अंदर प्रभारी के नाते मैंने जिम्मेवारी का निर्वहन किया। और प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, उन सब जिम्मेवारी को मैंने अपने भरसक प्रयास से निर्वहन करने का प्रयास किया। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है इन 30 वर्षों का। विकास जी, अगर पार्टी आपको विधानसभा की जिम्मेदारी देती है तो आप अपने किन मुद्दों को लेकर के आप हमारी हनुमानगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं हनुमानगढ़ के अंदर और सबसे पहले तो ये मानते हैं हम कि भाई एक तो मूलभूत सुविधाओं का भी अभी तक अभाव है। देश को आजाद हुए इतना समय हो गया है और बहुत सारी पार्टियां काम भी कर रही हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए भी हैं, अलग अलग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए हैं, पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, शुद्ध पेयजल का अभाव है। और शहर में जो विकास कार्य हैं और एक उसमें कहते हैं अभी टिकाऊ विकास कार्य, वो अभी तक देखने को नहीं आया है। तो विकास कार्य की अगर बात करें तो कांग्रेस के वर्तमान सभापति गणेश भाई, उन्होंने हनुमानगढ़ में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी, आप पब्लिक का कहना है? देखो, मेरा मानना ये है कि विकास कार्य करवाना एक अलग बात है, टिकाऊ विकास कार्य करवाना एक अलग बात है। आपके विकास कार्य कितने समय तक टिकते हैं धरातल पर, उसके ऊपर निर्भर करता है। मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था, वो कह रहे थे ना कि अभी एक बारिश आई, एक बारिश के अंदर जो था वो विकास लोगों ने देख लिया, उसके बारे में क्या ज्यादा चर्चा करूं। आम जन को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कौन विकास करवा रहे हैं और कैसा विकास हो रहा है। तो उसकी गुणवत्ता नहीं है, जब गुणवत्ता नहीं है तो कौन से विकास कर रहे हैं। पब्लिक का पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है और किस दर में जा रहा है, वो तो पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए इस बात का।
विकास जी, हम नशे की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ में नशा बहुत चरम सीमा पर बढ़ रहा है। पुलिस की तरफ से कार्रवाइयां भी हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नशे के बारे में तो देखो ये है ना, नशे के बारे में क्या है कि अभी युवाओं को ठीक मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। किस कारण से नहीं मिल रहा? कोई सामाजिक व्यवस्था में कुछ गिरावट आई है, कुछ शिक्षा पद्धति में या कुछ गिरावट आई है, क्या है? तो युवाओं को जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए अपने भविष्य के निर्माण का, वो भविष्य के निर्माण का मार्गदर्शन ठीक नहीं मिल रहा है। अभी जब मार्गदर्शन ठीक नहीं मिलेगा, मार्गदर्शन ठीक मिलेगा तो आप नशा बेचते रहिए, मैं नशा नहीं करता तो नहीं करता। पर मार्गदर्शन ठीक नहीं मिलने के अभाव में तो पुलिस प्रशासन को या सरकारों को इस ओर ध्यान रखना चाहिए कि जहां नशे का मुख्य स्रोत है, उस स्रोत को नष्ट करने का काम करना चाहिए, उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जब वहां से आना बंद हो जाएगा तो युवा जो है वो अपने आप उस गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। इसके लिए अलग से एक मार्गदर्शन कमेटी भी बन सकती है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर एक मार्गदर्शन कमेटी हो जो युवाओं को उनके भविष्य के लिए और उनका रास्ता तय करने के लिए ठीक बताए, और ये हमारे समाज को जागरूक करने के लिए काम करना चाहिए। क्या आपके जो जनता के बीच में जो मुद्दे रहेंगे उसमें ये नशे को लेकर भी कोई आपका रहेगा मुद्दा? तो नशे के लिए तो मुद्दा प्रमुखता से सबका होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि इसने बहुत सारे तो घरों को बर्बाद कर दिया। जिनके घर में किसी का बच्चा अगर नशे के रास्ते पर गया है तो आप उस घर से जाकर पूछिए उस घर पर क्या गुजर, तो उसके मर्म को समझने की आवश्यकता है। तो मर्म को जब तक नहीं समझेंगे ना, जब तक ठीक सिस्टम नहीं होगा, प्रमुखता से नशे का मुद्दा, हालांकि मेरे तो आम जन के किसी भी आम जन को किसी चीज से अगर कष्ट है ना, वो सब मेरे प्रमुखता से मेरे मुद्दे रहेंगे। पर नशा इसलिए प्रभावी है कि आने वाली नस्ल को खत्म कर रहा है। आने वाली पीढ़ी अगर ठीक नहीं रहेगी तो देश का भविष्य भी ठीक नहीं होगा, हनुमानगढ़ का भविष्य भी ठीक नहीं होगा। तो हमें इस पर ध्यान करने की आवश्यकता है। विकास जी, अगर हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, महंगाई के बारे में तो क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसी व्यवस्थाओं का मामला चलता है। महंगाई कोई मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं महंगाई बढ़ा सकता हूँ या मैं महंगाई घटा सकता हूँ। जिस दर से और जिस व्यवस्था से देश का ढांचा और देश का सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत कम महंगाई है, इतनी महंगाई है ना। आप अगर और अन्य अदर कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ कई जगह, हालांकि सब जगह तो नहीं है, अपने कुछ कंट्रीज में अपने कहीं मेरी बातचीत होती है, कुछ एक दो मेरे मित्र हैं, तो वो यहाँ कहते हैं कि भाई आप अपने हिंदुस्तान में अभी भी महंगाई की दर कम है। महंगाई की दर की अगर हम बात करें तो जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, हम आम जन की जरूरतों की अगर बात करें तो जैसे सिलेंडर पे हम बात करते हैं, सिलेंडर के दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? तो सिलेंडर के दाम ये देखो, ये उद्योग धंधों पर जैसे अपने बात करते हैं, आज महंगाई किस चीज की नहीं बढ़ी है? वैसे देखिए आप, अपनी आमदनी भी तो बढ़ी है ना। आज आप ये नोट करिए कि भाई कुछ समय पहले एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताता हूँ मैं। मजदूर की दिहाड़ी जो अपने पर डे की अपने देते हैं तो 150-200 रुपए हुआ करती थी। आज किसी मजदूर की दिहाड़ी 450 रुपए है। जिस दर से अपने सिर्फ महंगाई की बात करते हैं तो उस दर से अपनी आमदनी भी तो बढ़ रही है ना। तो उसमें महंगाई का तो कोई नहीं है ना। जिस तरह से एक व्यवस्था चलती है, एक परिपाटी चलती है, देश का एक क्रम चलता है, एक समाज का एक क्रम चलता है, उस क्रम के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, उसी हिसाब से अपनी आमदनी बढ़ती है। तो जब हम आमदनी बढ़ाने की सोच रहे हैं तो थोड़ी बहुत महंगाई को भी अपना एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें बुराई कहाँ है? तो विधानसभा चुनाव चलते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के आप हनुमानगढ़ की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहें? हनुमानगढ़ की जनता से तो मेरा एक ही अपील रहता है वैसे तो हमेशा, सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक। गलत किया हुआ मतदान आपके 5 साल के भविष्य को नष्ट करने का काम करता है और वो एक ऐसी परिपाटी को जन्म देता है जो हो सकता है आपको कई सालों तक भुगतनी पड़े। तो हमेशा अच्छे आदमी का सिलेक्शन करिए। अच्छा व्यक्ति सबके लिए अच्छा होता है, बुरा व्यक्ति सबके लिए बुरा होता है। वो उसका चरित्र होता है, तो उसकी काम करने की व्यवस्था ही उसकी ऐसी होती है। अब देख लीजिए ना, समाज में देखते हैं ना, अच्छे लोग तो अच्छा करते हैं सबके साथ, वो प्रकृति के साथ भी अच्छा करेंगे, वो मनुष्य के साथ भी अच्छा करेंगे, और जो बुरे लोग होंगे वो सबके साथ बुरा करने का काम करेंगे। तो किसी भी लोग और प्रलोभन में न फंसकर अच्छे व्यक्ति को सिलेक्शन करें और अच्छे व्यक्ति को वोट दें और अच्छी पार्टी को वोट दें जो देश के संदर्भ में अच्छा काम करती हो, जो समाज के संदर्भ में अच्छा काम करती हो, जो व्यक्ति के उत्थान के संदर्भ में अच्छा काम करती हो और हमारे देश को ऊपर ले जाने का, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का काम करे। हमें ऐसी पार्टी को ही वोट देना। आपका एक स्लोगन है, वो क्या है? वो थोड़ा हमारी जनता को भी बता दें। स्लोगन यही है, राजा नहीं सेवक चुनिए। तो अभी व्यवस्था यही है। आप देख लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति कोई छोटे से छोटे पद पर अगर जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है तो चुनने के बाद उसके जो हाव और भाव, उसके अंदर तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती है।
और ये ऐसा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये। अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। उस आंकड़ा जो है ये 95% लोगों के स्वभाव के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि उसको और ऋणी होना चाहिए। कुछ बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद उसके व्यवहार के अंदर और उदारता, उसको लो प्रोफाइल होना चाहिए, जमीन से जुड़े रहना चाहिए। ये व्यवस्था उसको बनने के बाद और ज्यादा होना चाहिए, पर अभी ऐसा रेशो नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अगर मेरे को कभी पार्टी ने मौका दिया, मेरे प्रदेश नेतृत्व ने कभी मुझे मौका दिया, तो मैं इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करूंगा निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विकास गुप्ता।